स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 10 के गद्य पाठ 3 क्या लिखूं के पाठ 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने पाठ 2 के बारे में बताया था, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। अब लेखक आगे बता रहा है कि एक बार की बात है, जो आदिकाल के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे। मुझे उनकी एक कहानी स्मरण हो गई। मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। जब उन्हें प्यास लगी तो वे कुएं के पास पहुंचे, क्योंकि पहले के समय में सभी के घरों में मशीन नहीं थी, तो सभी लोग पहले के ज़माने में कुएं से पानी पीते थे। तो बहुत पहले की बात है, इसलिए वे पानी पीने के लिए एक कुएं के पास पहुंचे। वहाँ 4 औरतें पानी भर रही थी। अब लेखक यहाँ समझा रहा है कि जो मैं वो कहानी बता रहा हूँ कि अमीर खुसरो की कि एक बार जब वे पानी पीने गए तो वे कुएं के पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि कुएं के पास 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अब लेखक कह रहा है कि जब अमीर खुसरो ने उन स्त्रियों से कहा कि क्या आप हमें पानी पीने के लिए दे सकती हैं, तो चारों स्त्रियों ने कहा कि हे राजन अर्थात हे पथिक, हम आपको पानी दे सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। यदि आप हम सभी की शर्त को पूरा कर सकते हैं, हम लोग की इच्छाओं को पूरा कर देंगे, तब हम सभी आपको पानी पिला देंगे। तो पहली औरत ने कहा कि मुझे एक खीर पर कविता सुना दीजिए। दूसरी ने कहा मुझे चरखे पर, तीसरी ने कहा मुझे कुत्ते पर और चौथी ने कहा मुझे ढोल पर। तो इस प्रकार चारों स्त्रियों ने अपनी अलग अलग कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे। उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। प्रतिभावान मतलब होता है सब तरह सब गुणों से परिपूर्ण, अर्थात प्रतिभा संपन्न, जिसमें सभी गुण विद्यमान हो, उसे बोलते हैं प्रतिभावान या प्रतिभा संपन्न। अब लेखक कह रहा है कि जो अमीर खुसरो थे वे प्रतिभावान थे और उन्होंने एक ही पद में चारों स्त्रियों की इच्छाओं को पूरा कर दिया। उन्होंने कहा खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। लेखक कह रहा है कि अमीर खुसरो ने इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से उनकी इच्छा पूरी कर दी कि खीर पकाई जतन से, कि बड़े तनमन से, जतन माने तनमन से, बहुत अच्छे प्रकार से, कि खीर पकाई, बहुत अच्छे प्रकार से खीर पकाई, चरखा दिया चलाए, और चरखा भी चला दिया। अर्थात जो लोग पहले कपड़ा चरखे से बनाया जाता था, तो कवि वहाँ बता रहा कि चरखा दिया चला था, चरखे को भी चला दिया। आया कुत्ता खा गया, कि जो खीर बनी उस खीर को एक कुत्ता आया और खा गया। तू बैठी ढोल बजा। अब हे स्त्री, तुमने जिस खीर को बनाया वो कुत्ता खा गया, इसलिए अब तुम बैठकर ढोल बजाओ। इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से अमीर खुसरो ने उन चारों की इच्छाओं
भी एक ही पद्य में पूर्ति कर दी। अब आगे देखिए, मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है। अब लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार अमीर खुसरो ने एक ही पद में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी, वो प्रतिभा मेरे अंदर नहीं है। लेखक कह रहा है वैसी प्रतिभा मेरे अंदर नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। अब लेखक कह रहा है कि परंतु जो इनकी पद्धति है, जो इनके लिखने बोलने का जो तरीका है, इसको मैं स्वीकार कर लूं, अपना लूं, तो जो मेरी परेशानी है कि जो मेरी दोनों पुत्रियों ने अलग अलग विषयों पर निबंध लिखने का काम सौंपा, ये जो मेरी परेशानी बनी हुई, बाधा बनी है, वे आधी रह जाएगी, अर्थात समाप्त हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। समावेश मतलब सम्मिलित कर देना। अब लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार अमीर खुसरो ने चारों स्त्रियों की पूर्ति एक ही बार में कर दी, एक ही पद में कर दी, ठीक उसी तरह उन्हीं के नियमों पर चलते हुए मैं भी एक ही निबंध में दोनों विषयों को सम्मिलित कर लूंगा, समाहित कर लूंगा, मिला लूंगा, अर्थात एक ही ढेले से दो चिड़िया मार लूंगा। एक ही ढेले से दो चिड़िया मारना एक मुहावरा, और इसका अर्थ है एक कार्य करने से दो लाभ होना, अर्थात एक तीर मारने से दो निशाने लग जाना। अर्थात मैं एक निबंध लिखूंगा और दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा, जिससे मेरे एक पंथ दो काज, यानी एक काम करने से मेरे दो दो लाभ हो जाएंगे। आगे लेखक कह रहा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि इनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। अब लेखक कह रहा कि जो दूर के ढोल होते हैं, बहुत दूर के जो गीत बजते हैं, जो संगीत सुनाई देती, जो ध्वनि सुनाई देती, वे सुहावने होते हैं, यानी मन को आनंदित करने वाले होते, मन को मोह लेने वाले होते, क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। कर्कशता माने ध्वनि का बुरा प्रभाव, अर्थात कह सकते हैं बुरी ध्वनि, बुरी संगीत, क्योंकि जो उनकी ध्वनि में अच्छा नहीं होता है, जो उनकी ध्वनि में कर्कशता होती है, कर्कशता अर्थात जो अच्छी ध्वनि नहीं होती है, जो ध्वनि में गंदगी एक तरह से कह सकते हैं, वो जो ध्वनि में कमी होती है वह दूर तक नहीं पहुंचती। कि जो संगीत में गलतियां रहती हैं वह दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर दे। अब लेखक कह रहा है कि जब संगीत बजता है, अनेक प्रकार के यंत्र बजते हैं, तो इन यंत्रों को बजने से जो ध्वनि निकलती है, ये ध्वनि जो आसपास के लोगों को प्रभावित करती है, जो इससे परेशान हो जाते हैं, जो पास में इनकी जो अच्छी ध्वनि नहीं होती है, जो ध्वनि का बुरा प्रभाव होता है इन लोगों पर पड़ता है, तो वे लोग को ये गीत बहुत बुरे लगते हैं। परंतु तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय, परंतु यही गीत और संगीत जो यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि है, यही ध्वनि शाम के समय, संध्या माने शाम के समय, किसी तट के किनारे पर यदि कोई बैठा है, उस व्यक्ति को जब यह गीत सुनाई देती है तो उसे बहुत ही मनमोहक लगती, क्योंकि जो उसका ध्वनि का कैसालापन है, कि जो ध्वनि में त्रुटि है, जो कमी है, वो दूर तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए दूर जो व्यक्ति बैठा होता है उसे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत ही खुशी मिल रही है, इसलिए उसे दूर के ढोल बहुत ही सुहावने लगते हैं।
ढोल के इन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। अब लेखक कह रहा है, जब वो ढोल के इस गीत को सुनता है, जैसे यदि हम अपने घर में हों और हमारे घर के से बहुत दूर किसी दूसरे गांव में गीत संगीत की आवाज़ें सुनाई देती है, ढोल नगाड़े बजते हुए दिखाई देते हैं, तो उनके यंत्रों से जो हमें ध्वनि एहसास होता है तो हमें बहुत ही आनंदित कर देता है। तो लेखक वही कह रहा है कि ढोल के इन्हीं शब्दों को सुनकर हमारे हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। हम अपने मन में कल्पना कर लेते हैं कि किसी के विवाह का उत्सव है, किसी की शादी है, ऐसा हम अपने चित्र में बना लेते हैं। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेती है। अब लेखक कह रहा है कि कोलाहल माने शोर से, कि जो इन ध्वनि के जो अनेक प्रकार की यंत्रों से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं, ये जो ध्वनि होती है, इनके शोर से जो तेज आवाज़ निकलती है, ये जब किसी नवयुवक स्त्री कि व्यक्ति मन में कल्पना कर लेता है कि किसी घर के एक कोने में कोई लज्जाशील नवयुवक स्त्री बैठी होती है, ऐसी वो अपने मन में कल्पना कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय की कंपन डोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। अब लेखक यहाँ समझा रहा है कि जब हम मन में अपने इस प्रकार की कल्पना कर लेते हैं कि किसी के विवाह का उत्सव चल रहा है और किसी घर के एक कोने में कोई नवयुवक लज्जाशील महिला बैठी है, उस नववधू के प्रेम, उस नववधू के जो प्रेम है, उल्लास माने खुशी, संकोच माने डर, आशंका माने भय, विषाद माने दुख, उस नवयुवक स्त्री के प्रेम, खुशी, भय, डर और दुखों से युक्त जो हमारे हृदय के कंपन होते हैं, जो हमारे हृदय की धड़कन होती है, ये ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। जब इन बातों का हम अपने मन में स्मरण करते हैं तो ये सब हमारे मन को इन कर्कश ध्वनियों से मुक्त कर हमें मधुर बना देते हैं, अर्थात जब उस ध्वनि को हम सुनते हैं तो हमें बहुत ही मनमोहक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उसके साथ का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते। अब लेखक कह रहा है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय उस नवयुवक युवती के आनंद का कलरव, कलरव माने होता है ध्वनि, उसकी खुशी के गीत, उत्सव माने जो उत्सव मनाया जाता है, और प्रमोद और प्रेम का ये जो संगीत रहता है, ये तीनों मिले रहते हैं, जिसके कारण ये कर्कश ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती, अब हमें इसके विपरीत हमें मधुर सुनाई देती है, मनमोहक, हमारे मन को मोह लेती है। तभी इसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। अब लेखक कह रहा है, इसी कारण जो इनकी कर्कशता है, यानी जो ध्वनि का बुरा प्रभाव है, जिस ध्वनि का अच्छा अर्थ नहीं निकल रहा है, ये समीपस्थ माने पास में, समीप माने पास में के लोगों को कटु नहीं प्रतीत होती। कटु माने बुरा, बुरा प्रतीत नहीं होता, उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये जो दूर के ये जो बाजे बज रहे हैं, नृत्य हो रहा है, जो गीत संगीत सुनाई दे रहा है, ये बुरा नहीं, उन्हें अच्छा ही लगता है। और दूरस्थ लोगों के लिए, और जो लोग बहुत दूर हैं, उन लोगों के लिए ये गीत संगीत बहुत ही मनमोहक हो जाते हैं, उनके मन को मोह लेते हैं। आगे लेखक कह रहा है, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। तरुण मन होता है बालक, कि जो छोटा बालक होता है वो संसार के इस जो कि संसार में क्या छोटा है, क्या बड़ा है, क्या सही है, क्या गलत है,
इन सब प्रकार की अनेक बातों से वह अपरिचित होता है और इनको से बहुत ही दूर होता है। उन सब के बारे में इसे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती, क्योंकि यह बहुत छोटा होता है। उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है और वे जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, छोटे बच्चे, तो जो भी अजीबो गरीब चित्र देखते हैं तो इनके मन को मोह लेते हैं। ये जो संसार का अनेक प्रकार के जो प्रकृति दिखाई देती है, कहीं पेड़, कहीं वर्षा, कहीं धूप, कहीं बारिश, तो अनेक प्रकार के जो प्रकृति है, तो इस चित्रों को देखकर जो छोटा बालक है उसे बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह, क्या संसार है, उसे के मन को आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था से दूर हट गए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। अब लेखक करा कि जो व्यक्ति वृद्ध हो गए यानी बुढ़े हो गए हैं, वे लोग अपने बाल्यावस्था यानी बचपन की अवस्था और तरुण अवस्था माने छोटा युवा अवस्था कह सकते हैं, तरुण माने युवा होता है और बालक भी कह सकते हैं, कि ये बचपन की अवस्था और युवा अवस्था से दूर हट गए हैं। जिनकी ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी बचपन की अवस्था और युवा अवस्था बीत गई है, उन्हें अपने अतीत काल की यानी बीते हुए समय की स्मृति माने याद बहुत ही सुखद होती, बहुत ही सुख प्रदान करने वाली होती, बहुत आनंदित होती है। वे अतीत का स्वप्न देखते हैं। अब लेखक करा कि वे बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करते हैं, उस स्वप्न को याद करते हैं और मन ही मन आनंदित होते रहते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। अब लेखक करा तरुणों माने युवा अर्थात बच्चों के लिए, जिस प्रकार बच्चों के लिए आने वाला समय बहुत ही उज्जवल होता है, बहुत ही आनंददायक होता है, उसी प्रकार वृद्ध व्यक्तियों के लिए उनके बीते हुए समय को स्मरण करने से बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। अब ध्यान दीजिए, लेखक यहाँ समझा रहा है कि परंतु वर्तमान समय में जो छोटा बच्चा है और जो वृद्ध व्यक्ति होता है, इन दोनों को अच्छा नहीं लगता है। छोटा व्यक्ति, छोटा बालक सोचता कि काश मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं ये काम करूं और दूर दूर घूमूं, और जब वृद्ध व्यक्ति होता है वो सोचता है कि काश मेरा वो समय आ जाता जिसमें मैं बचपन में खेला करता था, घूमा करता था। लेकिन वर्तमान समय में दोनों लोग को बहुत बुरा लगता है। सभी लोग अपनी अपनी इच्छा रखते हैं। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। लेखक कह रहा कि जो तरुण यानी बालक हैं, वे भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं कि जब मैं बड़ा होऊंगा काश मैं अभी बड़ा हो जाऊं, और जो बड़े व्यक्ति जो कार्य करते हैं मैं उस कार्य को करूं, मैं भी खेलूं, मैं भी घूमूं। और जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो सोचते हैं कि जो मेरा बीता हुआ समय है मैं वर्तमान समय में ला दूं। जिस प्रकार मैंने बचपन में खेला कूदा घूमा, जिस प्रकार से आनंद लिए, फिल्म देखने गए, वो सभी आनंद मैं इस समय प्राप्त करूं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। अब लेखक कह रहा है कि जो युवा पुरुष होते हैं, जो नवयुवक बालक होते हैं, वे क्रांति के समर्थक होते हैं। क्रांति का अर्थ मतलब नए नए परिवर्तन के समर्थक होते हैं, यानी साथ देने वाले होते हैं। और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वे अतीत गौरव के संरक्षक। और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, लेखक कह रहा है कि जो वृद्ध होते हैं अपने बीते हुए समय के जो गौरव होते हैं, जो उन्होंने अच्छे कार्य किए होते हैं, उनके वे संरक्षक होते हैं, रखवाले होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है। क्षुब्ध माने व्याकुल। अब लेखक कह रहा है इन्हीं दोनों लोगों के कारण जो छोटा व्यक्ति होता है वो अपने भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है, और जो वृद्ध व्यक्ति होता है अपने बीते हुए को वर्तमान में लाना। इन्हीं दोनों बातों के कारण वे दोनों लोग वर्तमान समय में व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं।
और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता। अब लेखक समझा रहा है कि इन्हीं बातों से, इन्हीं क्रियाकलापों से जो वर्तमान समय है सदैव हमेशा सुधारों माने परिवर्तनों का, काल माने समय बना रहता है। कि इसी कारण जो हमारे देश है अनेक परिवर्तन हुए। मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई। लेखक कह रहे जो मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति के इतिहास में ने जब भी इस धरती पर मनुष्यों ने जन्म लिया, उनके इतिहास में ऐसा कोई समय नहीं हुआ जब उन्हें सुधारों की, परिवर्तनों की जरूरत न हुई। अर्थात जब मनुष्य आए तो उनमें अनेक परिवर्तन उन्होंने अपने हिसाब से हो गया। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए, पर सुधारों का अंत कब हुआ? लेखक कह रहा तभी तो वर्तमान समय में अनेक प्रकार के समाज सुधारक हो गए, समाज को अच्छी दिशा की ओर ले जाने वाले सुधारक हो गए, परंतु इन सुधारों का अंत कहाँ हुआ? अर्थात कहीं नहीं हुआ। भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में इस सुधारों की गणना समाप्त नहीं होती। अर्थात इन लोगों के बाद लेखक कह रहा है कि भारत के इस इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, इन लोगों के जैसे अनेक महान समाज सुधारक हैं। अर्थात समाज सुधारकों की गिनती समाप्त नहीं हो सकती, इनकी संख्या अनंत है, बहुत ही है। इसलिए सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता। इन लोगों की संख्या, समाज सुधारकों संख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण जो समाज में सुधार है, समाज में परिवर्तन लाने का कार्य है, वो नगर नगर और गांव गांव, नगरों में भी और गांवों में भी होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार होते जाते हैं। लेखक का यह बात सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नए नए क्षेत्र बनते हैं और नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। यह बात पूरी तरह सत्य है। इसमें न दोषों का अंत है न सुधारों का। और इस स्थिति में इस समय न जो दोष है, जो कमी है, जो गलती है, जो त्रुटि है, न उसका अंत है। अर्थात वह न समाप्त, न गलती समाप्त हुई है न सुधार। अर्थात गलती हुई है तो उसमें सुधार भी हुआ है, फिर सुधार हुआ है तो फिर गलती हुई। अर्थात ये क्रम से लगते रहे, एक समाप्त तो दूसरा शुरू, एक समाप्त तो दूसरा शुरू। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। लेखक का कि जो पहले परिवर्तन किए गए थे, जो सुधार किए गए थे, वर्तमान समय वह दोष हो गए, त्रुटि से परिपूर्ण हो गए, उसमें परेशानी हो गई और इन फिर उनको सुधार के द्वारा नव सुधार कर दिया गया, नए नए परिवर्तन कर दिए गए। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया। लेखक करा इसलिए जो मनुष्य का जीवन है प्रगतिशील माना गया। प्रगतिशील मतलब होता है निरंतर विकास करना, प्रगति के मार्ग पर होना। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, जिसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। अब लेखक यहाँ समझा रहा है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, कि जो ये हमारी हिंदी भाषा, इसकी प्रगति में, इसके विकास में साहित्य का निर्माण हो रहा है, अलग अलग साहित्य बन रहे हैं और इनके जो निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। और इनके जो निर्माता, इनके जो बनाने वाले हैं, वे इस बात को अच्छी प्रकार समझ रहे हैं कि साहित्य का जो भविष्य है, जो साहित्य के भविष्य का गौरव है, इसमें निहित है, यानी सम्मिलित हुआ है। पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाए। परंतु कुछ समय के बाद
ये जो उनका साहित्य है अतीत माने बीते हुए का स्मारक हो जाएगा, माने पहचान बन जाए। अर्थात यहाँ लेखक कह रहा है कि जो वर्तमान समय में मनुष्य ने जो परिवर्तन किए, जो नए नए सुधार किए, कुछ समय बाद यह अतीत बन जाएंगे, क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति है एक दिन वृद्ध होगा, एक दिन मृत्यु हो जाएगी, फिर अगला बच्चा जन्म लेगा। तो इसी प्रकार और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। लेखक कह रहा है कि जो वर्तमान समय के बालक हैं, छोटे बच्चे हैं, युवा पुरुष हैं, वही आने वाले समय में वृद्ध हो जाएंगे और वृद्ध होकर अपने बीते हुए के गौरव इतिहास की स्वप्न देखेंगे कि हमने बचपन के समय में क्या क्या अनेक महान कार्य किए। उनके स्थानों में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। दल माने होता है समूह। फिर उसके उन लोगों के स्थान पर नए छोटे छोटे बच्चे, नव युवकों का दूसरा समूह आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। कि जो छोटे बच्चे आएंगे वो अब अपने भविष्य के स्वप्न देखेंगे। अतः दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के डोल सुहावने होते हैं। लेखक कह रहा है अंत में कि इस प्रकार दोनों व्यक्तियों के जो स्वप्न होते हैं बहुत ही सुखद होते हैं, सुख को प्राप्त होने वाले होते हैं, क्योंकि दूर के डोल सुहावने होते हैं। तो दोस्तों ये रहा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना क्या लिखूं। इसमें लेखक ने ये एक निबंध के माध्यम से दोनों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी कि जो दोनों पुत्रियों ने उनकी कल्पना की थी कि पिताजी आप मेरे इन कार्यों को पूरा कर दीजिए, तो उस लेखक ने दोनों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर क्लास 10th की मैथ और क्लास 10th की हिंदी की वीडियो डेली अपलोड होती है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।